एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रायड की थ्योरी की। सिगमंड फ्रायड के रक्षात्मक युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो ये पार्ट 2 है और ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी यूनिट 3 जो नेट एजुकेशन का सिलेबस है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये पर्सनैलिटी के अंतर्गत ये आपकी थ्योरी है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं इसके पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसी से लिंक है। ठीक है, एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं होता है, तो वो पार्ट 1 में काफ़ी सारा उसको डीपली समझाया गया है और ये पार्ट 2 में हम लोग आज डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी थी, इन्होंने 3 प्रकार के जो अपने जो ये बताया थे कि जो इनका मनोविश्लेषक सिद्धांत था, साइको एनालिटिक थ्योरी, ये इनके 3 पार्ट के अंतर्गत इन्होंने डिस्कस की थी। तो पहला था व्यक्तित्व की संरचना। तो इसमें जो है व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास, जिसमें से ये 2 पार्ट जो है इसके का और खा, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और व्यक्तित्व का विकास आपका अगली वीडियो में दे देंगे। व्यक्तित्व की गतिकी, इसके अंतर्गत आज हम इसको डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। फ्रायड ने 3 प्रकार की चिंताओं को बताया था: वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता और नैतिक चिंता। ये चीज़ें हम बता चुके हैं डिटेल में, पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। तो ये तीनों चिंताएं क्या होती हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहती हैं। इन्हीं चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति तरह तरह की रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है। भाई, कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं या उसको प्रयोग में ला रहे हैं तो उसका कोई कारण भी तो होता है। तो उन्हीं चिंताओं से आदमी दूर बचने के लिए, उनसे अपना बचाव करने के लिए इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। ठीक है, तो अहम रक्षात्मक प्रक्रम अहम को चिंताओं से बचा पाता है और इसका प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं, परंतु इसका प्रयोग करने से बाध्यता विकसित होती है। और ये जो रक्षात्मक युक्तियां हैं ये आपकी अचेतन स्तर पे कार्य करती हैं। तो कौन कौन सी रक्षात्मक युक्तियां हैं ये यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए, पहली है कैथेरेसिस, फिर है निरोध इनहिबिशन, फिर रिप्रेशन और फिर है रेशनलाइजेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, रीडायरेक्शन और रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, इंग्लिश में नाम इसलिए याद करिएगा क्योंकि हिंदी में क्या होते हैं, काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में समझने में, याद करने में भी आसान होते हैं और इन्हीं को नेट में माना भी जाता है। कहीं पर अगर उसको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है तो वो इंग्लिश के ही टर्म्स को सही मानते हैं। आगे हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। रेचन, कैथेरेसिस में क्या होता है, व्यक्ति अपनी अनुचित इच्छाओं को सकारात्मक इच्छाओं में ढालने की कोशिश करता है। मतलब अगर कोई नेगेटिव इच्छाएं हैं तो यहाँ पर सकारात्मक, पॉजिटिव वे में ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, और निरोध से तात्पर्य अनुचित बातों को त्याग देने से होता है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जो पहली कंडीशन थी कैथेरेसिस की, इसमें क्या था, अनुचित इच्छाएं जो कि समाज को मान्य नहीं हैं, असामाजिक हैं, वो अनुचित हैं, उनको सकारात्मक ढंग से ढाल दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर त्याग दिया जाता है, बिल्कुल उनको रखा नहीं जाता है। तो ये हो गया दोनों का अंतर। तीसरी है आपकी रिप्रेशन, दमन। इसमें क्या होता है, नाम ही जैसा है इसका, रिप्रेस्ड कर देना, दमित। इसमें व्यक्ति अपनी असामाजिक, अनैतिक इच्छाओं को दबाकर उनका दमन कर देता है। जो इच्छाएं मान्य नहीं हैं, असामाजिक हैं, उनको उनका दमित रूप में उनका ये हो जाता है। और दमन एक ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम है जिसके द्वारा चिंता, तनाव, मानसिक संघर्ष उत्पन्न करने वाले असामाजिक और अनैतिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर व्यक्ति अचेतन में कर देता है। और इसी को कभी कभी क्या करते हैं, फिनोमेनन ऑफ सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। मतलब भूलने की स्थिति हो जाती है, उन इच्छाओं को या उन ऐसे विचारों को, उन इच्छाओं को कभी याद करने की कोशिश नहीं की जाती है, वो एक अचेतन स्तर पे दमित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इनका अंतर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके जो है इससे क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा।
नेट में हो या पीजीटी वगैरह, शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, तो ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यहाँ तक कि टीईटी वगैरह में भी। ठीक है, तो अगर इनका आपको डिफरेंस नहीं पता होगा तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हैं ऑप्शन चूज़ करने में, है ना। तो इसलिए इनका मैंने एक डिटेल जो है यहाँ पर पूरा नोट दे रखा है, आप यहाँ देखिए। फिर है नेक्स्ट है इसकी यौक्तिकीकरण। यौक्तिकीकरण या इसी को तार्किकीकरण भी कहते हैं, तार्किकरण। वैसे आप नाम याद रखिए, रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, ये है यहाँ पर रेशनलाइजेशन। ये रक्षात्मक प्रक्रम क्या होता है, अंगूर खट्टे हैं। एक इसमें एक आता है, कई बार ऐसे कथन दे दिया जाता है कि ये किससे संबंधित है, तो जो ये इसका उदाहरण है अंगूर खट्टे हैं, इसको चरितार्थ करता है। अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका रेशनलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यौक्तिकीकरण में व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तार्किक व्याख्या करके अपनी अनुचित इच्छाओं का त्याग करता है। एक उसका लॉजिकल रीज़न देगा और फिर उसको वहाँ से हटा देगा, है ना। अंगूर खट्टे हैं, ऐसे एक था भी ना, आपने पहले भी पढ़ा है मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह में, अंगूर खट्टे हैं मतलब क्योंकि उसको मिले नहीं तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसी तरह से इसमें अयुक्ति संगत अभिप्रेरकों इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक संघर्ष और तनाव का समाधान उन अभिप्रेरकों इच्छाओं को युक्ति संगत बनाकर तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण रखा जाता है। तो यहाँ पर तर्क के द्वारा उसको प्रूफ किया जाता है। यौक्तिकरण में व्यक्ति अपने मतलब असंगत व्यवहारों को एक युक्ति संगत और तर्क के रूप में ही देकर बदल कर उसके अपने आप और दूसरों को वो संतुष्ट करके अपना मानसिक संघर्ष दूर करने की कोशिश करता है। इसका उदाहरण लेते हैं, एक तो यही हो गया अंगूर खट्टे हैं, और दूसरा है कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी से उत्पन्न चिंता को दूर करने के लिए यदि वो सोचता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी दूसरे के घर से के मिठाई और हलवे से अधिक अच्छी है, तो ये यौक्तिकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया रेशनलाइजेशन। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पर देखिए रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन ये कुछ जो है जिनका डिटेल मैंने ज़्यादा दे रखा है, इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, तो एक एक एग्जाम्पल तक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और बन सकते हैं वो भी मैंने इसलिए दे दिए हैं यहाँ पर। ये रक्षात्मक प्रक्रम प्रसिद्ध कहावत जैसे कहते हैं नहीं है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब सामने कुछ है और पीछे कुछ है, तो यही हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें व्यक्ति अपने ईगो को किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा तथा प्रेरणा से ठीक इच्छा और प्रेरणा के विपरीत इच्छा या प्रेरणा से विकसित करके बचाता है। अगर उसकी कोई ऐसी इच्छा है जो कष्टकर है और अप्रिय है, तो इसके विपरीत वो एक ऐसी प्रेरणा को विकसित कर लेगा जो कि उसके विपरीत होगी। इसमें क्या होता है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें 2 चरण होते हैं। पहले चरण में व्यक्ति अपने अप्रिय और कष्टकर विचारों और इच्छाओं को अचेतन में दमन कर देता है, पहला स्टेप तो ये हुआ। और दूसरे चरण में क्या करता है, इन दमित इच्छाओं और विचारों के ठीक विपरीत जो एक इच्छा है उसको चेतन स्तर पर व्यक्त कर अपने तनाव को दूर करता है। एक मतलब देखिए 2 कंडीशन हुई, तो पहले में क्या होगा कि जो एक इच्छा को जो कि अप्रिय थी उसको अचेतन मन में दमित कर देगा, और उसी के बिल्कुल बराबर वैसी ही इच्छा विपरीत फॉर्म में वो चेतन मन में ले आएगा, और यहाँ पर इस तरह से रखकर वो अपने तनाव को दूर करता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, ये 2 एग्जाम्पल हैं कि अगर कोई भ्रष्ट नेता है और वो अपने भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा है, वो खुद ही भ्रष्ट है लेकिन वहाँ पे वो भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा है, तो यही हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हो गया रिग्रेशन, प्रतिगमन। प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ ही होता है पीछे की ओर जाना। ये एक ऐसी रक्षात्मक युक्ति है जिसमें तनाव या संघर्ष के समाधान के लिए व्यक्ति में बाल्यावस्था के व्यवहारों की ओर पलटने की प्रवृत्ति होती है। प्रतिगमन, रिग्रेशन, तो इसके नाम के अनुरूप ही आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी मानसिक तनाव या संघर्ष के उत्पन्न हो जाने पर कभी कभी क्या होता है, कोई एडल्ट है,
कोई प्रौढ़ व्यक्ति है वो भी बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगता है, ऐसी कोई स्थिति आ जाए, कोई सिचुएशन आ जाए या कहीं उसको बहुत एग्रेसिव हो जाता है, तो यही हो जाता है प्रतिगमन। फिर है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। इसमें जैसे आपने प्रोजेक्टिव टेक्निक पढ़ी भी हैं व्यक्तित्व में, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरे के व्यवहार में आरोपित कर देता है। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्ट करना, फेंकना, दूसरे लोगों या वातावरण के प्रति अपनी अमान्य प्रस्तुति, मनोवृत्ति और व्यवहार को अचेतन रूप से आरोपित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं को दूसरे के व्यवहार में आरोपित करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि परीक्षा में फेल हो जाने पर छात्र इसका दोष स्वयं पर नहीं लेगा, उसको वो बताएगा कि परीक्षा में कठिन प्रश्न पूछे गए, शिक्षक द्वारा कुछ ऐसे टॉपिक और ऐसे चैप्टर थे जो नहीं पढ़े मैंने, या पेरेंट्स जो है मुझे परीक्षा के समय भी काम सौंप देते थे। तो इस तरह से वो दुनिया भर के जो है अपनी दुनिया भर के रीजंस रख देगा ऐसे एक लॉजिक वे में, और फिर उसको अपना टेंशन मुक्त हो जाएगा। तो यही हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसमें व्यक्ति, नाम ही जैसे है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरे रूप में बदलकर पूरा करने का प्रयास करता है। इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपने संवेग या मोटिवेशन को किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। इसमें व्यक्ति अपने मानसिक संघर्ष या चिंता को कम करने के लिए संवेगिक प्रक्रियाओं को उस वस्तु से हटाकर दूसरी किसी वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि पिता या माता द्वारा पिटाई होने पर बालक जो है अपने से छोटे, अगर उसका कोई छोटा भाई या बहन है तो वहाँ पर गुस्सा दिखाएगा। इसी तरह ऑफिस में भी अगर किसी के बॉस ने कुछ कह दिया, उसको डांट पड़ी, तो इस तरह से वो अपना व्यवहार यहाँ पे घर में आके बहुत एग्रेसिव रूप में दिखाएगा, अपनी पत्नी पे दिखा सकता है, बच्चों पे दिखा सकता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि वो दूसरे पे अपना व्यवहार आरोपित करेगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं का परिष्कार करता है, इसमें अपनी इच्छाओं को वो शुद्ध करता है सब्लिमेशन के अंतर्गत। और रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन का मतलब अपनी सोच को बदलने से होता है, डायरेक्शन को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है अपनी सोच को बदलना। इसका प्रयोग मनोचिकित्सक और परामर्श में किया जाता है। जो काउंसलिंग के लिए लोग होते हैं, टीम होती है, वो इसका यूज़ करते हैं। रीडायरेक्शन के द्वारा एक चिकित्सक या काउंसलर क्लाइंट के व्यवहार, ध्यान या विचार, इन प्रक्रियाओं को जो दुर्भावनापूर्ण विचारों और व्यवहारों से निकालकर एक स्वस्थ वातावरण की ओर निर्देशित करता है, तो उसको वो दूसरे एक डायरेक्शन में मूव करता है। यही हो जाता है रीडायरेक्शन। तो ये जो सारे डिफेंस मैकेनिज्म से व्यक्ति अपने आप को बाह्य और आंतरिक तनावों से बचाता है। और प्रत्येक रक्षात्मक प्रक्रम के उपयोग में कौन सी एनर्जी जो है खर्च होती है? साइकोलॉजिकल एनर्जी, और इसका प्रयोग सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म ख़त्म होता है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।